यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आज हम लोग एक और दूसरा प्रोडक्ट शुरू करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। नाउ दिस इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से डिफरेंट है, मालूम होगा भी आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ मैं सिखा दूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो इसमें डायरेक्शन, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल याद है आपको। सेम वे यहाँ पे भी, अगर आप कहीं पे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट करते हो तो जो डायरेक्शन बनती है, सेम डायरेक्शन यहाँ पे ये बन रही है। देखो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से भी दिखा रहा है, देखो किस तरीके से ये फिंगर डायरेक्शन जो होती है ऐसे दिखाती है, ठीक है ना, फिंगर की डायरेक्शन से। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइडिया में दे देता हूँ आपको। डेफिनेशन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या बोलता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर हैं, जरा ध्यान से देखना, ये ए और बी है, ये ए है, ये बी है। और याद रखना एक चीज, ये दो अगर ए और बी हैं, क्रॉस प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है, जो मैं भी बताने चल रहा हूँ। ये दो आपके पास है वेक्टर हैं, इन दोनों के अंदर कुछ भी एंगल हो सकता है, ध्यान रखना। इन दोनों का ए और बी के अंदर कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये जो एन दिखाई दे रहा है, एन कैप, ये इन दोनों के, ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर। आपको ऐसे समझना है, ये ध्यान देना। इस फिगर को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। अपनी दो उंगलियों को ऐसे रखो और थंब को ऊपर की तरफ, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कर दो। ये दो मान लो आपकी उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं आपकी दो, ठीक है। ऐसे रख लो, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ऐसे दो फिंगर कर लो। कर लिया। उनके बीच में कितना भी एंगल रखो, कितना वाइड करो छोटा करो, डजंट मैटर, वो तो जो एंगल होगा होगा ही। छोटा एंगल रखो या बड़ा एंगल रखो। अब हम अंगूठे को ऐसे रखेंगे, ऐसा स्ट्रेच करो आपके थंब को कि वो इस वाले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और साथ में इसके ऊपर भी रहे। क्या ऐसा फिगर बना सकते हो? अभी 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करोगे। अगर ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अब सुनना ध्यान से, ये ए और ये बी, और ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये वाला वेक्टर होगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। ये ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को ये शो करेगा, ये वाला पोर्शन। और बताते कैसे हैं इसको? बताने का तरीका क्या है, ये एंगल का डायरेक्शन ये बता रखा है ना अभी, है ना, ये यही डायरेक्शन रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और ये क्या है, एन कैप। और ये थीटा कहाँ तक जा सकता है, थीटा पाई तक जा सकता है, 0 से पाई। और एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब देखो इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एन क्या है, एन इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मैंने बताया था ना आपको, एन जो है ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। ऐसे बना देखने में आप, क्योंकि देखो 3D है ये, ऐसे दिखाना मुश्किल होता है। आप अपनी दो फिंगर को ऐसे साइड बाय साइड रख के थंब को ऐसे रखो, ऐसे बनाओ कि वो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो और बी के ऊपर भी, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्या बता रहा है आपको, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, राइट, सच दैट ए एंड बी, ए बी और एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये भी राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है, और साथ में इस डायरेक्शन में ये ए से बी की तरफ में डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। दैट इज द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेट। अब राइट हैंड का ही फिंगर दिखाना, आप लेफ्ट हैंड वाला नहीं, राइट हैंड के अंदर ऐसा बनाओगे तभी बनेगा। और ए से बी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अच्छा, एक और कंडीशन हुआ, इफ आइदर ए 0,
और भी जीरो, इन दोनों में से कोई भी जीरो हो, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। अब सीधी सी बात, जब ए होगा ही नहीं, वो जीरो है, मॉडुलस ऑफ ए भी जीरो हो जाएगा। जब ए जीरो है तो मॉडुलस ऑफ ए जीरो हो जाएगा, तो थीटा बनेगा किसके बीच में? थीटा तो डिफाइन ही नहीं होगा ना वहाँ पे उस केस में। तो थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस वी डिफाइन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो उसको हम लोग क्या बताएंगे? जीरो है, राइट। और ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, यस, ए क्रॉस बी वेक्टर रहेगा, क्योंकि एक ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी जो है ये इसका रिजल्ट बता रहा है ना, दोनों का जो थंब आपके ऊपर की तरफ गया वो भी एक वेक्टर होगा। ऐसे कर दोगे तो मॉडुलस हो जाएगा, कोई मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन ओनली ही इज टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस बी ओनली। दूसरा पॉइंट है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर। ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। अगर नॉन जीरो हैं, ये देखो ऊपर तो बोला था जीरो है तब क्या होगा? अगर जीरो होगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा थीटा, और डिफाइन नहीं होगा तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे बोलता अगर दोनों नॉन जीरो है तो क्या ए क्रॉस बी जीरो संभव है? क्या हो सकता है? यस, हो सकता है, जब ये ए और बी दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल हो या कोलिनियर हो एक दूसरे से, तब ये संभव है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये। तो ए क्रॉस बी जीरो, तो ये कब होगा? जब ए और बी बोथ आर पैरेलल, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ध्यान रखना इसका। बेसिक्स अगर आपको नहीं आएंगे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन पार्टिकुलर क्या बोलता है? ए से पैरेलल होता है, सॉरी, ए क्रॉस ए जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए और ए अगर दोनों वेक्टर हैं, एक ही लाइन के ऊपर जाएंगे तो पैरेलल कंसीडर किए जाएंगे, तो जीरो होगा। या एक, अगर एक लाइन इधर से जा रही है, एक वेक्टर है और इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए ना, दोनों के बीच में कोई थीटा नहीं है, कोई एंगल नहीं है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? जीरो होगा। और इन द सेम फैशन अगर एक इधर की डायरेक्शन में जाता है और बिल्कुल एक इसके अपोजिट जाता है तो दोनों पैरेलल ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? एक को ए लेंगे और एक को माइनस ए लेंगे, तो भी जीरो होगा। हुआ तो पैरेलल ही ना। देख लो, ये बेसिक आपके काम आएगा, ये सीखना है आपको, ठीक है। तो इन बोथ केस, फर्स्ट सिचुएशन थीटा इज जीरो और दूसरे में पाई, है ना, तो है तो दोनों पैरेलल, तो साइन थीटा क्या होगा? जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो होगा तो एक ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा और साथ में ये एन कैप, राइट। तो जब साइन थीटा थीटा जीरो तो पूरा का पूरा साइन जीरो मतलब होल थिंग इज जीरो, और जब ये जीरो हो जाएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा ना। ओके, अगर बोलता है थीटा इज 90 डिग्री, अब दोनों के बीच में बताता है थीटा अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई? ये साइन थीटा जो था, सॉरी, साइन 90 वन होता है, ये वन हो जाएगा, वैसे यूनिट वेक्टर है ये। तो ले दे के कहानी क्या है कि ए क्रॉस बी उस केस में मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी हो, बाकी दोनों तो वन वन है ना। तो क्या होगा? इफ थीटा इज 90 डिग्री देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ये आपको याद करना है। अगर आपको याद हो, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट में बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, आई डॉट आई वन था, जे डॉट जे वन था और के डॉट के वन था, है ना, याद आया। और आपस में एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट क्या था? जीरो था, मतलब आई डॉट जे क्या था? जीरो। जे डॉट के क्या था? जीरो, ठीक है ना। आई डॉट के क्या था? वो भी जीरो था। तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करते थे, सिर्फ आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के कोई कंसीडर करते थे। क्लियर?
तो अब यहाँ पे क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में एक काम करो भाई, आई पहले आता है, फिर जे आता है, ठीक है ना, फिर के आता है, मान लो ऐसा। तो बता रहा आई क्रॉस जे जो होगा वो के इक्वल होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के इक्वल होगा। ये जो सर्कल बनाया हुआ है इससे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। देखो ये आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के। जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई। के क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा मैं बताता हूँ। अभी आपने क्या देखा, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है ना। अगर आप गलती से जे क्रॉस आई कर दो तो डायरेक्शन बदल गई, जे क्रॉस आई लिख दिया तो डायरेक्शन बदल गई, तो वो के नहीं होगा, वो माइनस के होगा। के होगा लेकिन माइनस के होगा, डायरेक्शन आप बदलते हो तो। समझने की कोशिश करो आप, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के। लेकिन वहीं अगर आप जे क्रॉस आई लिखते हो तो ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है। और ये आपस में क्या होगा, सॉरी आई डॉट आई, जैसे आई डॉट आई 1 था तो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई 0 होगा। और आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, ठीक है। और जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, ठीक है। और के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। उल्टा करते ही अगर जे क्रॉस आई करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस के। डायरेक्शन बदली आपने और साइन चेंज हुआ, राइट। क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से राइट हैंड को फॉलो करता है, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे दोनों परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी। आपने डायरेक्शन बदली, ये ए है, ये बी है, और ये डायरेक्शन ऐसे है, देख लो। अगर आपने बी क्रॉस ए किया मतलब आप बी से ए की तरफ आ रहे हो, तो वो डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस डायरेक्शन में आएगी, तो मामला खराब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आई डॉट आई क्रॉस जे जो हो जाएगा के, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। आई होप ये याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंफ्यूज हुए तो फिर मामला खराब हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, पूरा 0 होता है। और ये आपस में इसको फॉलो करेंगे, इस सर्कल को। ऐसा एक सर्कल आप बना लो और फटाफट हो जाएगा, बाद में सब याद रहेगा आपको, ये कुछ भूलने वाली चीज नहीं है। पांचवा पॉइंट बताता है, इन टर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी गिवन लाइक दिस। हाँ ठीक है, तो आपको पता ही है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इंटू ए कैप और एन कैप। एन कैप क्या है, वो यूनिट वेक्टर है तो 1 है, तो साइन थीटा क्या होगा, इन दोनों को इसके नीचे लेके जाओ, खत्म, ठीक है ना। और साइन थीटा एग्जैक्टली वेक्टर की फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो ए क्रॉस बी की जगह भी आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। साइन थीटा निकालना है ना, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ एंगल आएगा। छठा 6-1, यहाँ फिर से बोल रहा है, फिर से मैं बता दूं आपको, ध्यान देना। ये ए है, ये बी है, आपस में इसमें कुछ एंगल है, ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके ऊपर इन दोनों को, दोनों फिंगर आप ऐसे रख लो सामने सामने, ऐसे बाजू बाजू में, और अंगूठा अपना ऊपर की तरफ कर दो, ये अंगूठा ऊपर की तरफ हो गया। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है ना। लेकिन अगर वही ये बोलता है कि अगर इसको ये यूनिट वेक्टर जो ऊपर की तरफ एन कैप लगा, अगर इसको नीचे की तरफ कर दो तो उल्टा कर दो, उंगलियों को एज इट इज रखो लेकिन अंगूठा नीचे की तरफ कर दो, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर से डायरेक्शन आपने बदल दी। और अब की जब डायरेक्शन बदलोगे तो अब ये एक ए से बी की तरफ डायरेक्शन ना होके अब ये बी से ए की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी और ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ए क्रॉस बी था कुछ और बी क्रॉस ए में क्या फर्क है, एक दूसरे का नेगेटिव रहेगा, है ना। तो अभी देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये, ध्यान देना। बेसिक आपको अच्छा हुआ तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा ईटा, ईटा मतलब एन कैप। सेम वे अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया, राइट हैंडेड सिस्टम दैट इज थीटा इज ट्रांसवर्स फ्रॉम ए टू बी। अब दूसरे बोलता वाइल बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में क्या होगा, थीटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ आपने ये वाला किया जाए, ठीक है। दूसरा सेकंड फिगर, सेकंड फिगर में क्या देख रहे हो आप, ये बी से ए की तरफ जा रहा है जब, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, बी क्रॉस ए के केस में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में ये ईटा है n1, इसका नाम n1 रख दिया, n1 कैप। अब ये n1 कैप का रोल अलग हो जाएगा। n1 कैप जो होगा, देखो यहाँ n1 कैप इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ n, n1 क्या है, रिवर्स ऑफ n, दैट्स व्हाई वी विल राइट इज इक्वल टू n1 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, फर्स्ट फिगर में ऊपर की डायरेक्शन में है, और यहाँ जैसे डायरेक्शन बदली बी से की तरफ आया, ये डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ये है कि डायरेक्शन चेंज होगी तो नेगेटिव साइन आएगा। तभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा ईटा, और दूसरे में क्या देखते हो, अगर इसी को मैं माइनस बी क्रॉस ए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। या बी क्रॉस ए लिखूंगा तो क्या हो सकता है, मैं इसको नेगेटिव लिख दूंगा, माइनस ए माइनस बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ पे एन कैप लिख सकता हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन में यहाँ लगा चुका हूँ, राइट। इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 4 and 6 वी हैव, तो 6 तो यही है, 4 क्या था भाई, सही है, किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो देखो, अब ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने क्या बताया था, आई क्रॉस जे, एक मिनट, मैंने बताया था आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं, जे क्रॉस आई कर दूं, तो जो एंगल ऐसे बन रहे थे दोनों के बीच में, अब वही एंगल कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होगा, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, ओके। तो ये आई जे क्रॉस आई माइनस के है, के क्रॉस जे को उल्टा हो गया, जबकि जे के होता है तो माइनस आई क्रॉस के उल्टा है, के से आई होता है, लेकिन यहाँ पे आई टू के है तो माइनस से आएगा। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये समझ गया हो गया आप। अब आ जाओ ट्रायंगल में, ट्रायंगल में जो गौर से देखो, ये आपका ए सी है और ये ए बी है, ए से बी की डायरेक्शन में है और ये ए से सी की डायरेक्शन में, वेक्टर, दो वेक्टर हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछा जाएगा तो आपको भली भांति पता है, हाफ हाफ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो ए बी सी डी का मतलब क्या, हाफ ए बी का मतलब क्या, ये जो डायरेक्शन है, और सी डी का मतलब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है। आप वैसे भी जानते हो, हाफ इंटू बेस पूरा कितना, ए बी है ना, और ये हाइट कितना है, सी डी। नॉर्मल फार्मूला यही पढ़ा आपने 9th क्लास 10th क्लास में। सेम वे यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, ध्यान देना अभी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हाफ ए बी सी डी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ए बी कितना है, ए बी अभी हमने क्या देखा, ए बी जो हमने देखा ये बी है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, मॉडुलस ऑफ बी। लेकिन जब बी इसके विद रेस्पेक्ट टू बी हम लोग निकालना चाहेंगे सी डी, तो सी डी तो परपेंडिकुलर है। अब ध्यान देना आप, ये सी डी निकालना है हमको, ऐसे है परपेंडिकुलर,
ये एंगल थीटा है, तो इसके साथ में अगर एक ही फॉर्म में मैं निकालूंगा तो क्या आएगा ये भाई, ये डिस्टेंस तो ए बी ए सी का डिस्टेंस कितना है मॉडुलस सॉरी ए, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो भाई एक चीज बताओ, सी डी बाय ए सी क्या होगा, सी डी परपेंडिकुलर बाय ए सी क्या हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी साइन थीटा, और ए सी क्या है ए है आपका, है ना, तो बस इसकी जगह पे आप ए लिख दो, ए साइन थीटा, ए वेक्टर ये। तभी आपको एक ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आपके पास अब आपके पास ए बी है और सी डी है, दोनों है। देखो सी डी अभी अभी हमने निकाला, सी डी कितना है मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा, ए बी कितना है मॉडुलस ऑफ बी। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकता हूँ, हाफ, ये रहा हाफ, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा। अब इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए बी क्रॉस ए बी का मॉडुलस, हाफ तो है ही, ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए बी ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रायंगल का। अच्छा, अगर मैं यही पैरेललोग्राम की बात करता हूँ मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया है, और दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो क्या आएगा, ये जो हाफ है कैंसिल हो जाएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये पैरेललोग्राम का देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ए क्रॉस बी, ठीक है, याद रखना। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत यूनिक है, अच्छी है, समझ में आना चाहिए आपको। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर है ऐसा, तो ए क्रॉस बी बीच में प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी बीच में प्लस ए क्रॉस सी। याद रखना इसमें ऑर्डर आगे पीछे नहीं करना, इस ऑर्डर में दिया हुआ होता है क्रॉस में बहुत पंगा है। लैम्डा कोई मान लो कांस्टेंट नंबर है और ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इस लैम्डा को ए के साथ भी रख सकते हो। ये मत बोलना, ध्यान रखना ये ए क्रॉस बी है, प्लस नहीं हो रहा, ये प्लस नहीं हो रहा है। तो अब या तो आप ए के साथ इसको रख सकते हो लाइक दिस, या इसको आप बी के साथ रख सकते हो लाइक दिस। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है ए क्रॉस बी। अगर ये दो वेक्टर हैं आपके पास तो दोनों का ए क्रॉस बी कैसे लिखना है, ध्यान रखना। आई जे के वेक्टर की फॉर्म में आई जे के लिखेंगे और उसके नीचे उनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। एक ए का जो कोफिशिएंट है A1 A2 A3 B1, दूसरे वाले का वेक्टर का B1 B2 B3, दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का क्या होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट से ऐसे निकालते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत टाइम लगेगा इसको, अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू 0 ले लेना है, ऐसे आएंगे आपके पास। ये ना तो आपसे कोई पूछने वाला है, ठीक है ना, बस आपकी मर्जी है। इसको अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अभी अभी पढ़ के आए हो। ये इसके साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा A1 B1 देखो, और आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जे क्रॉस जे वाला पोर्शन ये भी 0 हो जाएगा, और ये के क्रॉस क्रॉस के का ये भी 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और ये A1 B2 आई क्रॉस जे है, और आई क्रॉस जे मैंने क्या बताया आपको के होता है, तो A1 B2 के आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा A1 B2, ये के हो जाएगा। इसी तरीके से इसको यहाँ पे आगे फिर से असेंबल करना। देखो A1 B2 के दिखाई दिया, ऐसे इसको एडजस्ट कर लेना है। लेकिन फाइनली हमारे पास ये आएगा कि भाई ये इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए क्रॉस बी होता है, बस सिंपल। और उसी का एग्जाम्पल करेंगे 22, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखना।
बोलता है फाइंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले मॉडुलस की बजाय पहले ए क्रॉस बी तो निकालो। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, आई जे के ऊपर लिख दो पहले फर्स्ट रो, सेकंड रो में इनके कोफिशिएंट 2 1 3 2 1 3 3 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2। तो ये दोनों के कोफिशिएंट्स मैंने सामने लगा दिए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब ए क्रॉस बी को कैसे निकालेंगे ये मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। आई रखोगे तो ये लाइन ये सॉरी एक कॉलम और एक लाइन दोनों को हाइड कर दो, इनका मल्टीप्लाई करो -2, फिर इसका मल्टीप्लाई करो माइनस करके 5 3 15 कितना है -17। तो यहाँ देखो -17 आई। ठीक है। और अब की बार जे के लिए करेंगे तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। और याद रखना जे के लिए -1 टू द पावर कितना आएगा 3, मालूम है या नहीं, मतलब माइनस। तो यहाँ देखो माइनस लिया है, जे कॉफिशिएंट रहेगा -j, कितने माइनस जाएगा हाइड कर दो इसको, 2 2 जा -4 -3 3 जा 9, ये कितना आया -13 और यहाँ माइनस पहले से +13 +13j, ये देखो +13j। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो आप कर नहीं पाएंगे। अब मुझे आपको डिटरमिनेंट समझाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानते हो आप। इसको हाइड कर दो, 2 5 जा 10 -3 1 जा 3, तो ये आ गया 7, तो 7 की। ठीक है। अब ये वेक्टर हमें मिल चुका है, ध्यान से सुनना। ये तो है हमारा ए क्रॉस बी ये, लेकिन उसने क्या पूछा है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो मॉडुलस करना है तो क्या करते हैं, जो हर बार करते हैं वही करना है, -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर करके एडिशन करके और फाइनली रूट ओवर कर दो, तो आपको ये मिल गया इसका आंसर। तो यह ए क्रॉस बी मॉडुलस मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, सिंपल है ये, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, बहुत ध्यान से देखना। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो एक वेक्टर है ए प्लस बी, ध्यान देना, और एक वेक्टर है ए माइनस बी। अब ध्यान से सोचने वाली बात है, इन दोनों के बीच का बता रहा है। एक एक यूनिट वेक्टर ऐसा बताओ जो इस वेक्टर, अब ये ए की वेक्टर है, ये मत बोलना ए और बी दो है, नहीं, ये एक वेक्टर है ए प्लस बी, उस इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये एक वेक्टर है ए माइनस, अगर दोनों फिंगर आपकी राइट हैंड वाली दोनों फिंगर आप ऐसे बनाते हो तो ए प्लस बी को एक नाम दे दो और ए माइनस बी को एक नाम दे दो। और फिर ये अंगूठे का जो फिंगर का जो ऊपर, जिन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हमें निकालना है। तो उनको उसमें क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, आई जे के हो गया। अब ये ए और बी, ध्यान देना, ए पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो, दोनों वेक्टर आपने निकाल चुके, ये निकल चुका है। अब ये दोनों वेक्टर आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है 2 3 4, ये देखो 2 3 4 है, और इसके लिए क्या आएगा 0 -1 -2। ठीक है, 0 -1 -2। अब इसको कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप खुद देखो, खुद से करो, एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन करना और इसका मॉडुलस देखना है। अब इसका मॉडुलस पूरा लिखने के बजाय इसने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट कर दिया सी के इक्वल, बता रहा है, मान लो इसको सी है, ये एक नया नाम दे दिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, सी है, अंगूठा, ए प्लस बी एक फिंगर, ठीक है, और ए माइनस बी दूसरे फिंगर, उस डायरेक्शन में ये एंगल इसका इसी डायरेक्शन में है। तो अब उस केस में सी अगर बनता है अंगूठा, फिंगर अंगूठा बनता है, थम बनता है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 2 का 4। इनफैक्ट ये 2 -2 दोनों सेम ही रहेगा स्क्वायर का, इसलिए मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ। एडिशन करने पे √24 आता है, रूट करने पे 2√6। अब ध्यान देना, यहाँ पे इसने पूछा है द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज,
अब आपको ये वेक्टर तो पता था, ये वेक्टर कितना था, ये था भाई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर है। और जब वो यूनिट वेक्टर पूछता है तो याद रखना इस नंबर से आपको डिवाइड करना है, तभी ये यूनिट वेक्टर बनेगा। इसको करके देखो, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे, इससे डिवाइड करो, यहाँ पे 2√6, 2√6, इसके नीचे भी 2√6, या पूरे के नीचे 2√6 लिख दो एक ही बार, ध्यान देना। अब ये इससे ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, -i/6, ये ओके। अब इससे करोगे तो 2×2 = 4, 2/√6 प्लस का। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√6। अब यहाँ पे एक चीज और बताने की कोशिश करेगा ये यूनिट वेक्टर के बारे में। ये तो तब है जो अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, अगर वही अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा तो ये सभी के सभी डायरेक्शन बदल जाएंगे। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इट विल बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। अब परपेंडिकुलर होना अलग बात है, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि अप साइड है कि राइट साइड या डाउनवर्ड है, नहीं मालूम, इसीलिए आपको 2 डायरेक्शन मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल गए एज इट्स वर्टिसेस। क्या है ये, इनके वर्टिसेस 3 वेक्टर के। सो अभी अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है इसका एरिया निकालने का, हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी या ए बी क्रॉस ए सी। चलो अभी देख लेते हैं हम इसको। अब सबसे पहले ए बी की बात अगर ये करता है, ए बी, ध्यान देना प्लीज, प्लीज पे अटेंशन। ए बी की बात करेगा तो पोजीशन वेक्टर क्या, अगर ये क्या ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस जे प्लस के, ये मान लो ए वेक्टर है, स्मॉल ए। स्मॉल बी क्या होगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। अब अगर मैं ये लिखना चाहूँ क्या, ए बी, तो मैंने आपको बता रखा है पोजीशन वेक्टर के लिए कि बी माइनस ए करना आप, ये बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए करोगे तो क्या होगा, आई माइनस आई, खत्म, 0i, 2j माइनस जे ओनली प्लस जे, 3k माइनस के प्लस 2k, तो ये तो खत्म ही हो गया आई, तो बचा क्या, बचा j प्लस 2k। देखो यहाँ पे j प्लस 2k दिखाई दे रहा है। ये आपको पहले होमवर्क करना है, इसको करना पड़ेगा, ये मत सोचो अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता। ठीक है, तीसरा है 2 3 1। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ए भी चाहिए था, मिल गया। अब मुझे ए सी चाहिए, ए ये रहा और ये सी ये रहा। ए सी जब अगर मैं बात करूंगा ए सी, तो इसका मतलब सी में से ए को मुझे माइनस करना है, डायरेक्शन बदल जाएगी नहीं तो ध्यान रखना, सी से ए को माइनस करना है, तो 2 - 1 आई तो आई, 3 माइनस जे मतलब 3j माइनस जे क्या हो जाएगा, 2j प्लस का, और 1 ये 1k है ना, तो 1k माइनस 1k 0, तो i प्लस 2j, तो i प्लस 2j हमें देखने में क्या मिलता है यहाँ पे, s इक्वल टू i प्लस 2j। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, वैल्यू वेक्टर वगैरह सब हम निकाल चुके हैं अभी। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी आई जे के ऐसे लिख देना है। अब इनके कोफिशिएंट लिखो, जे का कितना है 1, के का कितना है 2, आई है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज 0। और ए सी के लिए क्या लिखोगे, आई प्लस 2 मतलब 1 2, और के नहीं है उसमें तो 0। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे को ये मिला।
ठीक है। और इन दो इसका जब मॉडुलस करेंगे तो हमें ए बी क्रॉस ए सी मिल जाएगा जो कि √21 है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमें ए बी क्रॉस ए सी मिला, लेकिन हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए था, हाफ ए बी क्रॉस ए सी चाहिए था, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई। हाफ से मल्टीप्लाई करेगा तो रिक्वायर्ड एरिया इज हाउ मच, हाफ √21। बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, बस समझना है। आखिरी एग्जांपल पे आ गए हम लोग। एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 20, एक मिनट भाई। एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या देखते हैं हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। अब एक पैरेललोग्राम है और दो एडजेसेंट साइड्स हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले से, ये ए है ये बी है मान लो, ठीक है ना, और इनके बीच में थीटा है, जो भी है। तो अब ऐसे में क्या बोलता है ये कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो हमारे में तो ए क्रॉस बी और मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स ऑल। हाफ मत कर देना इसमें गलती से, ट्रायंगल का नहीं है एरिया। तो अब यहाँ पे इसने वेक्टर दिए हुए हैं पहले से ही दो। अब हमें ये जैसे वर्टिसेस से वेक्टर बनाया था, यहाँ जरूरत नहीं है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के 314 इधर है देखो, एंड 1 - 1 1 यहाँ है। अब इसका जो वेक्टर निकलेगा ए क्रॉस बी का वो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें तो एरिया निकालना है तो वो मॉडुलस करना पड़ेगा। मॉडुलस करेंगे तो 5 5 जा 25, 1 4 4 जा 16, प्लस कर दो 6 और 6 12, 2 2 3 और 1 4, 42 आया, √42, दैट्स इट। तो मैं मान के चलूं आपकी समझ में अच्छे से आ गया है। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 9 10 11 12 12 क्वेश्चन है। और इस 12 क्वेश्चन में मैंने अक्सर देखा है एक सवाल, एक क्वेश्चन जो बच्चे फंस जाते हैं, बड़ी जल्दी फंसते हैं, बड़ी जल्दी फंसते हैं। ये दो क्वेश्चन आप करेंगे, सच पूछो तो चाहिए तो मैं करा दूंगा बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल आपने किए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी करना है तो इसका क्या करोगे, डेट निकालो बस, और क्या करना है। आई जे के 1 - 7 7 3 - 2 2, ठीक है, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका, निकाल लेना। फिर उसके बाद जो भी वेक्टर की फॉर्म में आएगा फिर उसको क्या करना है, रूट ओवर करके एक ए क्रॉस बी मॉडुलस, रूट ओवर करके सबका स्क्वायर करके निकाल लेना, ठीक है ना। सेम वे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल था हमने किया था अभी, वह प्लीज आप खुद करो। थर्ड क्वेश्चन में अक्सर मैंने देखा है बच्चों को परेशान होते हुए, परेशान इन द सेंस इसको समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये काम मेरा, ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो ये सवाल बच्चे कर क्यों नहीं पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो डॉट प्रोडक्ट का है, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन को इन्होंने डाल दिया क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई अभी तो आपको पता है ये टॉपिक क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का है, लेकिन जब आप वैसे करना शुरू करोगे एग्जाम में आएगा तो थोड़ी पता रहेगा आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट का, तो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत अहम रखता है, अहमियत रखता है, बोर्ड का क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला भी बोर्ड क्वेश्चन है सीबीएसई, ये भी सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस हैं और इनको तैयार हो जाओ करने के लिए, कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोलता है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, और ध्यान रखना कभी भी किसी के बारे में बोला जाए यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा, पता है ना। अच्छा, तो अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल, अब यूनिट वेक्टर ए का मतलब मॉडुलस निकालने पे है। अब मॉडुलस निकालने पे का मतलब क्या है, उसका आई जे के की फॉर्म में जैसे भी लिखोगे आप, ठीक है ना, वो ए होगा। अब अभी मैं लिखता हूँ, अभी समझा दूंगा। वो बता रहा है कि भाई वो आई के साथ जब एंगल बनाएगा
तो π/3 एंगल होगा, और जे के साथ बनाएगा तो π/4 बनाएगा 45 डिग्री। अब बताते हैं एक एक्यूट एंगल बनाएगा के साथ में, और वही एंगल हमको बताना है, वही एंगल हमको बताना है कि वो के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अच्छे से समझाऊंगा भाई आपको क्या है π/3 π/4। या मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ, मुझे याद रहे। तो थर्ड क्वेश्चन, अरे बहुत मोटा पेन है भाई। थर्ड क्वेश्चन ऑफ 10.4, राइट। तो ये क्वेश्चन है हमारा, और अभी जब उसने बोला यूनिट वेक्टर ए, ये गिवन कंडीशन है। सो लेट, अब ए को हमें कुछ लिखना तो पड़ेगा ना वेक्टर, वो अलग बात है कि मॉडुलस 1 आएगा। तो A1i प्लस A2j प्लस A3k, ऐसा है। और साथ में गिवन कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अब ऐसे में मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ ए 1 है, अगर 1 है तो इसका मतलब ये 1 कैसे आया है, ये 1 हमें क्या करने पे आया है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो इन सब के जो कॉफिशिएंट है इनके स्क्वायर करके A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर रूट करते हैं ना। और अब ये अगर इक्वल टू 1 है तो इसका, अब मैं अगर स्क्वायर भी कर दूं तो ये राइट साइड का तो 1 ही रहेगा। तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो जस्ट एक हमें आइडिया लग गया। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं इसी वेक्टर को आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, मतलब ये ए वेक्टर डॉट आई, ए वेक्टर डॉट आई के साथ में अगर प्रोडक्ट करता हूं तो इसका मतलब क्या बनेगा, A1i A2j A3k, और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, आई के साथ। ठीक है ना। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना अभी यहाँ पे। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए डॉट आई और cos π/3। डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, एंगल, पहला एंगल क्या बताया था इसने, आई के साथ में, इसने π/3 बना के रखा हुआ है। और विच इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना अभी भाई, आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई 1 होगा, तो ये आपको आएगा A1। अब आप बोलोगे सर ये जे के साथ तो कुछ है ही नहीं, अगर जे के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, जे और के साथ करोगे तो भी 0 हो जाएगा। भाई आई डॉट जे क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू नहीं आएंगी, खत्म हो जाएंगी, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला, A1 मिला, राइट साइड का पार्ट। क्लियर नहीं है तो दोबारा से पूछ सकते हो मुझसे आप। ठीक है। आई डॉट आई 1 होगा, और 1 होगा तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, कॉफिशिएंट क्या, A1, तो A1 लिख दिया। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो, अगर ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 और आई डॉट के इज इक्वल टू 0। इसका हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिटी रहेगी आपको। तो अब ऐसे में A1 कितना होगा, A1 इज, अब ये तो 1 है ना। अब 1 के साथ में डाइट, इसके साथ आई का डॉट प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं रहता, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1। तो जब ये 1 1 है तो बचेगा क्या, cos π/3 इज इक्वल टू A1। तो A1 कितना निकला आपका, A1 इज इक्वल टू हाउ मच, cos π/3 मतलब cos 60 इज हाफ। तो A1 आपको हाफ मिल गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा आपको दिखा दूं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया था A डॉट आई, बिल्कुल अब मैं आगे बढ़ूंगा
अगेन अगेन लिख देता हूँ, तब आपकी समझ में आएगा। अब कि मैं शुरू करूंगा ए डॉट जे, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही काम करना है। चलो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ए तो एज इट इज रहेगा, बस डॉट जे हो रहा है, तो A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसके ऊपर ऐसे लगा दो। और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है? जे के साथ में। अब क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे? चलो गौर से देखते हैं इसको भी। यहाँ पे इसका इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ जे कॉस थीटा, ठीक है ना। और थीटा कितना है? पाई/4 गिवन है। तो चलो इधर से भी कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट जे क्या होगा? 0। तो जे डॉट जे जो है होता है वो होगा 1, मतलब यहाँ पे A2 आएगा। इसको देख लो, अच्छे से समझना है। ये यूनिट वेक्टर हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या बचेगा यहाँ पे? cos पाई/4 इज इक्वल टू A2। तो A2 इज इक्वल टू cos पाई/4 क्या होता है? 1/√2, 1/√2। और साथ में ये जो मैंने काम किया यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो कि I डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 0। सॉरी, के डॉट के है ही नहीं, जे डॉट के इज इक्वल टू 0। अगर ये बात भी क्लियर हो गई आपकी, तो अब हमारे पास सवाल करने के लिए आगे हम बढ़ेंगे एक ए डॉट के। अब आप बोलोगे ए डॉट के तो हमको पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पता है, सही बात है। एक मिनट, यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से राइट साइड में जगह है हमारे पास, उधर जाएंगे। नाउ अब तीसरा काम, सेम वही ए डॉट के। ए डॉट के करेंगे, ये वेक्टर ए लिख लेना मुझसे बार बार। तो ए, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट के, राइट। अब मैं इधर लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ के कॉस थीटा। थीटा अब की बार हमको नहीं पता, अब की बार हमें नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे डॉट के तो है ही, अब डॉट प्रोडक्ट करूंगा सबका, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? A3। आप लिख सकते हो यहाँ पे I डॉट के इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। और इसी के डॉट के की वजह से हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? A3। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? A3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा मुझे नहीं पता। बट अब एक चीज मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप जानते भी हो इनकी वैल्यूज को कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगा, कुछ चीजें मैंने शुरू में लिखा था, उससे आपको आइडिया लगेगा। ये इस इक्वेशन का नाम अगर मैं 1 लिख दूं, अरे यार क्या कर दिया मैंने। इस इक्वेशन का नाम अगर मैं 1 लिख दूं, A1² प्लस A2² प्लस A3² इज इक्वल टू 1, in that case what I will write here? From equation 1, इक्वेशन 1 में क्या था? A1² प्लस A2² प्लस A3² इज इक्वल टू 1, ऐसा है। अब ऐसे में अब मैं क्या करने चल रहा हूँ? A1 की वैल्यू क्या है? A1 कितना आया था भाई? हमने क्या, हाफ था ना, पाई/6 था, पाई/3 था, तो हाफ आया था वो, हाफ स्क्वायर। A2 कितना निकला था अभी? 1/√2 इसका स्क्वायर। A3 कितना है? A3 cos थीटा है, तो cos स्क्वायर आएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/4 1/2 कितना होता है भाई? एलसीएम ले लो, 4 1 2
3/4। तो ये हो गया 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1/4। अच्छा, रूट ओवर 1/4। अब ऐसे में क्या होगा, जब रूट करते हैं तो हमें प्लस माइनस मिलता है। अब मुझे नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, प्लस माइनस हाफ। लेकिन उसने क्वेश्चन में एक चीज लिखा था, अगर हमें याद हो, एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल का मतलब है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्क्स कटते हैं अगर बच्चे ने ठीक से नहीं लिखा तो। अब यहाँ पे इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू एज, क्या लिखेंगे, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। थीटा क्या है, थीटा बीइंग एक्यूट एंगल, थीटा बीइंग एक्यूट एंगल, ये आपको बताना है। अब आप कहाँ गया यार, अब आप इग्नोर कर दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉस की वैल्यू हाफ होती है तो कितना होता है थीटा, 60 डिग्री, है ना। ओके, समझ में आ गया होगा। अब 60 डिग्री है तो इसको वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, और पूछा है ना इसने, वेक्टर भी पूछा है कि नहीं, द कंपोनेंट ऑफ ए पूछा है। फाइंड द थीटा, ये हो गया। अब हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर क्या है, वेक्टर है आई के सामने हाफ आएगा, हाफ आई, और जे की वैल्यू 1/√2 आए थे जे के लिए, तो 1/√2 जे, और अभी अभी आपने हाफ निकाला है के लिए, तो हाफ के। तो ये इनके कंपोनेंट्स है ना। मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, और सचमुच बोर्ड क्वेश्चन है भी, ये बनता भी है, बोर्ड के जैसा है। इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें, मैं उम्मीद करूंगा पहले 2 क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू a क्रॉस b। चलो देखते हैं क्या बनता है इससे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, a माइनस बी a प्लस बी, एक मिनट, a माइनस a प्लस, पहले a माइनस है। ठीक है, ऑर्डर को आप गलत नहीं, चेंज नहीं करेंगे, एक मिनट। चौथा क्वेश्चन 10.4, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, और ये क्या प्रूव करना है, a क्रॉस बी ट्वाइस। ठीक है, तो LHS से शुरू करेंगे हम, LHS से शुरू करेंगे तो हम लोग पहले लिखेंगे a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ठीक है ना। अब हम एक काम करेंगे, इसको ही अब a के साथ में a का डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे पूरे का। ध्यान से सुनना, अब इसको करने का तरीका है, a क्रॉस किसको क्रॉस करना है, पूरे a प्लस बी को। ठीक है, और बीच में माइनस माइनस, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस कहाँ से आ रहा है, इधर से। ठीक है ना, माइनस, आपकी बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे आप, ए प्लस बी को करेंगे। ठीक है ना। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे ही लिखना है। चलो देखते हैं क्या होता है, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, सॉरी क्रॉस नहीं लिखा मैंने, बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। समझने के लिए तैयार हो जाओ खूब बढ़िया से। अब आप मुझे बताएंगे, अरे कहाँ गया ये, अब मुझे बताएंगे ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा।
ये क्या है, ए क्रॉस बी है। व्हाट अबाउट दिस वन, मैंने आपको बता रखा है ए क्रॉस बी, अगर मुझे बी क्रॉस ए लिखना है तो इसको सामने मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ तो पहले से ही माइनस लगा पड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी। तो ले दे के क्या मिला मुझे, ए क्रॉस बी इधर है, ए क्रॉस बी इधर है, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया क्लियर। यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखना है बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 4 सवाल हो गए आज, बाकी के सवाल मैं अगले वीडियो में करना होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।